गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपको यहाँ सब प्रॉपर दिख रहा है? आपको दिख रहा है यहाँ से बराबर? हाँ दिख रहा। इधर से आपको दिख रहा है? दिख रहा। अच्छा, दिख रहा है आपको प्रॉपर? अच्छा, आपका जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो क्या है? विज्ञान, यानी कि साइंस। और विषय घटक क्या है हमारा? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमने इससे पहले पढ़ा था कि सजीव सृष्टि क्या होती है। तो सजीव सृष्टि का हमारा लेसन शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल, कुछ प्रश्न पूछूंगी, जैसे कि हम तमाम इससे पहले हमने लेसन में पढ़ा था सजीव सृष्टि। तो बताइए कि सजीव सृष्टि में सजीव कौन है और निर्जीव कौन है? यानी कि जानदार कौन है और गैर जानदार कौन है? जानदार गैर जानदार कौन है? बगैर जानदार कौन है? हाँ। फिर हमने देखा था कि जानदार की मिसाल कौन सी है और गैर जानदार की मिसाल कौन सी है। तो चलिए आइए हम आगे पढ़ेंगे, वो है कि सजीव सृष्टि में होने वाला अनुकूल, यानी कि अडॉप्टेशन। आज हम सजीव सृष्टि के अनुकूल यह सबक का पाठ करेंगे। आज हम सजीव सृष्टि के अनुकूल इस पाठ को समझेंगे और पढ़ेंगे। पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि सजीव सृष्टि क्या है और सजीव कौन है, निर्जीव कौन है। अब इसकी सजीव और निर्जीव की एक एग्जाम्पल हम ये लेंगे कि सजीव में सिर्फ इंसान प्राणी ही नहीं आते, बल्कि सजीव में प्लांट और जो वनस्पति है वो भी सजीव में आती है। और सजीव प्लांट्स और वनस्पति से बनी हुई चीजें वो सजीव में शामिल नहीं होती, बल्कि वो उनका शुमार निर्जीव में होता है। जैसे टेबल, तख्ता, चेयर, लकड़ी के जो बने थे वो निर्जीव में शामिल होंगे। तो ये है सजीव और निर्जीव। अब हम देखेंगे कि इनका अनुकूल किस प्रकार होता है। अब देखिए कि सजीव में हमने सजीव निर्जीव पढ़ा। अब जितने भी प्राणी है, जानदार है, मनुष्य है, इंसान है, तो क्या होता है कि जहाँ का इन्वायरमेंट, जहाँ का परिसर जिधर होता है, जो परिसर जहाँ होता है उसके मुताबिक प्राणी, मनुष्य और वनस्पति ये सब उसी के मुताबिक और उसी के अनुसार जो तो बढ़ते हैं, उनमें वृद्धि होती है, उसी के प्रकार में वो अपना भोजन, अपनी रक्षा, अपना जो है तो सब कुछ उसके उस परिसर के और उस एनवायरनमेंट के मुताबिक करते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी उदाहरण ले तो हम कश्मीर की उदाहरण लेंगे। कश्मीर में क्या होती है? बर्फ। बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो वहाँ अब अगर हम हमारे यहाँ के लोग कश्मीर जाएंगे तो वहाँ पे जी सकेंगे क्या अच्छे से? नहीं।
क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, वहाँ पे बर्फ होती है। और अगर कश्मीर के लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जी सकेंगे, बर्दाश्त कर सकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्म होता है। तो ये जो परिसर है, ये जिस प्रकार मनुष्य जो है तो एक जगह से दूसरी जगह उसके लिए रहना तो मुश्किल हो जाता है। अब कश्मीर के लोगों को हम कश्मीर में रखेंगे तो वो अच्छे से रहेंगे, क्योंकि उनका जो परिसर है वो ठंड का है, वो उतनी ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ से जाने वाले लोग वहाँ पे वो उस परिसर को बर्दाश्त कर सकेंगे क्या? उनको क्या है, गर्मी की आदत है। तो ये जो परिसर का जो हमारे ऊपर इफेक्ट है, तो ये इस परिणाम है, इससे जो हम जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार अब हम वनस्पतियों में लेंगे। कश्मीर में क्या होता है, सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट सबसे ज्यादा वहीं पे मिलते हैं, जैसे बादाम है, काजू है, ये सब कहाँ पे, सेब है, ये सब कहाँ पे होते हैं? कश्मीर में होते हैं, कश्मीर में। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, गेहूँ, तुअर, ज्वार, ये सब चीजें कहाँ पे होती है? हमारे यहाँ पे होती है। तो ये जो है, जिस तरह मनुष्य हमारे को वहाँ पे नहीं रह सकता, इसी तरह वनस्पतियों में भी होता है कि सेब और बादाम, काजू, अखरोट, ये जो चीजें हैं, ये जो वनस्पति ये वहाँ पे होती है। और हमारे यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो आम के पेड़ है, गेहूँ है, ज्वारी है, तुअर है, ये सब चीजें हमारे यहाँ पे उगती है। अब इसी तरह हम प्राणी की मिसाल लेंगे कि वहाँ की जो प्राणी है और हमारे यहाँ की प्राणी है, इसी प्रकार जिस तरह मनुष्य में, वनस्पतियों में होती है, उसी तरह जो है तो प्राणियों में भी इसी प्रकार होती है। अब हमने कश्मीर की मिसाल लेकर हम ऐसे ही हम राजस्थान के बारे में देखेंगे। अगर हम यहाँ से राजस्थान जाएंगे तो हम वहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे क्या? नहीं। क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हम उतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ के लोग जो है तो वो उस गर्मी को बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि वो वहाँ के परिसर के रहने वाले हैं, क्योंकि वो वहाँ पे उपस्थित रहते हैं, हम वहाँ पे नहीं रहते हैं। हाँ, इसी प्रकार जो हमने उदाहरण देखे तो कौन कौन से देखी सजीव सृष्टि में? सबसे पहले हमने देखी ठंड की मिसाल, कश्मीर की मिसाल, है ना। फिर उसके बाद हमने कौन सी देखी? कश्मीर के बाद हमने देखी राजस्थान की मिसाल, उदाहरण। राजस्थान का उदाहरण हम देखें। अब देखिए कि हम राजस्थान के वनस्पति की उदाहरण लेंगे कि हमारे यहाँ जो वनस्पति होते हैं, पेड़ होते हैं, राजस्थान में वो होते हैं क्या? क्योंकि वहाँ की जमीन कैसी है? पूरी रेतीली है, तो वहाँ पे पौधे नहीं उग सकते हैं, वहाँ पे पानी की जो तो बहुत ज्यादा कमी रहती है पानी की। तो क्या होता है कि वहाँ के पौधे फिर वैसे इसमें रहने के आदी हो जाते हैं, वहाँ के इंसान, वहाँ के मनुष्य वहाँ से परिसर में रहने के आदी हो जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे बबूल, आम, इनके पौधे पाए जाते हैं, इनके पाए जाते हैं। इसी प्रकार वहाँ पे पाए जो राजस्थान है, इसमें क्या पाया जाता है? कांटे के झाड़, जिस नागफनी, जिसको कि हम कैक्टस बोलते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या पाया जाता? नागफनी। और यहाँ पे कश्मीर में क्या पाया जाता? सेब। और क्या पाया जाता? काजू। ठीक है। अब यहाँ पे जो हम राजस्थान में अगर देखेंगे तो राजस्थान में क्या पाया जाता? कांटेदार पौधे पाए जाते हैं, जैसे नागफनी है, एलोवेरा है, और ऐसे जो है तो बहुत सारे कांटे वाले दरख्त। इसी प्रकार जो है तो हम प्राणियों की मिसाल अगर लेंगे तो प्राणी भी, हमारे यहाँ से जाने वाले प्राणी वहाँ पे जिंदा रहेंगे बहुत दिनों तक के। ऊँट क्या है वहाँ का, क्या बोलते हैं ऊँट को? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऊँट एक ऐसा प्राणी है जो राजस्थान की जो जमीन है बहुत ज्यादा क्या है, वो रेती वाली है। तो राजस्थान में क्या होता है, ऊँट जब एक बार पानी पी लेता है तो वो 15 दिन तक बगैर पानी के रह सकता है। तो ये क्या है, रेगिस्तान के राजस्थान जैसे जितने गर्म इलाके हैं वहाँ पे ऊँट जो है तो, और उसको जो है रेतीली जमीन में बहुत ज्यादा फास्ट चलने की आदत होती है। तो ये जो है सजीव जो है तो अपने जो क्राइटेरिया है उसमें रहते हैं। अब उनका अनुकूल जो है तो ये बताएगा कि वो कैसे अपने माहौल को
अडॉप्ट करते हैं। अनुकूल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एडॉप्टेशन। देखिए ये जो रेगिस्तान में पाया जाता है वो है कैक्टस। ये इस प्रकार होता है, ठीक है। अब ये कैक्टस ये हमने देखे कि राजस्थान और कश्मीर की मिसालें लेके हमने इसको देखे। अब हम आगे ये देखेंगे कि अनुकूल में क्या होता है। हमने देखे ना कि रेगिस्तान की जमीन कैसी रहती, रेतीली, पूरी जमीन रेतीली है ना। और क्या है वहाँ पे सब जितने भी पौधे रहेंगे वो सब कैसे रहेंगे, कांटे के, क्योंकि उनको क्या है पानी की कमी रहती है उनके इसमें। अब उनकी जड़ है तो ये रेती रहती, रेती के अंदर रहते उनकी जड़ें रहती और इसी के माध्यम से वो अपना पानी खान पान करते हैं। अब हम देखेंगे कि अडॉप्टेशन के अनुकूल के परिस्थिति में, अनुकूल के परिसर में कैसे जो है तो तमाम अपना प्राणी और इंसान मनुष्य अपनी उपस्थिति वहां पे करते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहला जो हम अनुकूल देखेंगे वो है जलीय अनुकूल। जलीय अनुकूल जलीय अनुकूल में क्या होता है कि हम जलीय अनुकूल की एक उदाहरण ये लेंगे, कमल। कमल कैसा होता है, किसी को मालूम है? कमल कैसा होता है मालूम है? हाँ बना के बताओ। बड़ा बनाओ, बड़ा। शाबाश, इनके लिए क्लैपिंग करो। वेरी गुड। मैं चाहती हूँ क्लैपिंग करो इनके लिए। वेरी गुड। देखिए कमल कैसा था, जैसे इन्होंने बनाया कमल जो तो इस प्रकार होता है। अब कमल क्या होता है, अगर हम कमल की मिसाल ले लें तो ये जो कमल है ये हमने सुना ना, ये आम हमको अपने हम इसको अपने घरों में लगा सकते हैं क्या? कमल के कहाँ पे जब बहुत ज्यादा पानी रहता, इसका परिसर क्या है, पानी है, तो ये पानी में मिलता। इसी प्रकार और कौन कौन से प्राणी है जो पानी में रहते हैं? मछली। मछली कहाँ रहती? पानी के बाहर रह सकती क्यों? हाँ, इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो पानी में रहते हैं। तो पानी में रहने वाले पौधों की जो परिस्थिति है, उनका जो अनुकूल है वो इस प्रकार है कि उनको अपना भोजन, अपना खान पान सब जो है तो वो पानी के माध्यम से करते हैं और उनकी जो क्राइटेरिया है वो पानी है। जैसे कमल, कमल में क्या होता है कि ये जो है इस कमल, इसका जो फूल है ये वाला हिस्सा जो है ये जो है तो पानी के ऊपर रहता है। ये क्या होता है, ये पूरा पानी है। ठीक है, ये वाला पूरा पानी है यहाँ। तो ये जो है इसका ऊपर फूल वाला हिस्सा ये पानी में रहता है। अब इसके जो पत्ते हैं वो क्या होते हैं, पानी पर रहते हैं। ये पानी से ऊपर रहता है, ये पानी पर रहते हैं। क्या होता है कि जो कमल है इसके और दूसरे ऐसे पौधे हैं जो पानी में रहते हैं, इनके पत्तों के ऊपर एक मोम जैसा परत रहती है।
तो वो परत में जो पत्ते रहते हैं उसके अंदर, तो वो पानी अपने अंदर, उनको जितनी जरूरत उतना पानी लेते हैं, एक्स्ट्रा पानी वो नहीं लेते अपने अंदर। और फिर वो पत्ते जो है तो पानी के ऊपर तैरते, आपने देखा कि कमल के पत्ते जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो और उनकी जो जड़ रहती है कमल की, ये पानी के अंदर रहती है। पानी के अंदर क्या होता है कि नीचे मट्टी रहती है, तो क्या करते हैं, इसकी जो जड़ रहती, जो पानी में मिट्टी होती है ना, उसको जो है तो बहुत अपने अंदर जो है वो पकड़ के रख लेती है। जड़ जो है तो उस मिट्टी को पकड़ लेती है और फिर वहां से वो पौधा बढ़ने लगता है। इस प्रकार से ये हमने कमल का अनुभव देखा। लेकिन कमल के अलावा अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। वो क्या होता है कि उनके अंदर हवा का जो उनके जो तना होता है, जो बीच का हिस्सा है तना, तो इनके अंदर हवा को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। तो वो हवा एब्जॉर्ब करते हैं। इनका जो तना है वो कैसा रहता, ऐसा पतला सा रहता, ताकि हवा को वो जो है तो मेंटेन कर सके, हवा लेंगे और छोड़ेंगे वो। और जो है तो वो हवा आने से वो हलेंगे, उनमें क्या होगी, हालचाल होगी, लेकिन वो जो तो टूटेंगे नहीं, वो मजबूत रहेंगे। इसी प्रकार जो तो तना और वो पत्ते जो तो पानी में रहेंगे, वो पानी एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन जो है तो पानी के ऊपर तैरते रहेंगे, क्योंकि उनकी जो परत है उसके ऊपर मोम है। मोम जैसा एक मादा रहता जो पत्तों के ऊपर रहता। कमल के अलावा और बहुत सारे पौधे जिनके पत्तों में भी ऐसे ही होता है कि थोड़ा सा मोमी होते हैं, जिसकी वजह से पानी ऊपर से बह जाता है और जो कमल के पत्ते हैं वो वहाँ पे अपनी असली हालत में, अपनी स्थिति में रहते हैं। फिर क्या होगा कि हम इसके अलावा हम प्राणी की मिसाल अगर लिए तो हमने मछली देख ली। मछली के अलावा और कौन कौन से ऐसे प्राणी हैं जो पानी में पाए जाते हैं? शाबाश, वेरी गुड। केकड़े और वो उसको बहुत सारे हाथ लगाते तो वो भी ऑक्टोपस, वो समंदर में इसमें पाए जाते हैं। वेरी गुड, आपने तो बहुत अच्छा कहा कि केकड़े जो है तो वो भी पानी में रहते हैं। तो इनकी जो अनुकूल है वो पानी के अंदर रहने में परिसर, पानी का परिसर जो है तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो उसमें रहते। अब अगर इंसान पानी के अंदर जाएगा तो पानी के अंदर रह सकेगा क्या? उनकी ग्रोथ होगी क्या? नहीं, क्योंकि इंसान कहाँ रहने वाला है? जमीन पे रहने वाला है, इसलिए जो इंसान है तो वो पानी के अंदर नहीं रह सकता, बल्कि वो पानी के बाहर रहता है। तो ये जो अनुकूल है, जो अलग अलग माहौल इसमें पाया जाता है, ये हर किसी का अलग अलग होता है। जैसे हमने आज जली जो है तो अनुकूल पढ़ा है। उसके बाद हमने और कौन कौन सा सजीव सृष्टि में क्या क्या देखा हमने कि जो ठंड के इलाकों में रहते हैं वो ठंड के परिसर में रहने के आदि रहते हैं, जो गर्म के परिसर में रहते हैं वो गर्म माहौल में रहने के आदि रहते हैं, वो दूसरी और जगह एडजस्ट नहीं कर पाते। सब जो है अपने अपने परिसर के मुताबिक अपने अपने अंदर अनुकूल करते हैं, अपने अंदर भाव होते हैं। इसी प्रकार क्या होता है कि जो जिस परिसर में है उस परिसर में उसकी जो वृद्धि होती है, उसकी ग्रोथ होती है। ये हर प्राणी की, हर वनस्पति की जो तो मिसाल है। अब देखिए कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो हमको तो अपने खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन वो प्राणी उनके लिए क्या होता है, उनको कि माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल आप काई ले लें, काई हमको क्या दिखती है? हरी हरी दिखती है ना, तो वो भी एक प्रकार की सूक्ष्म सजीव है। ठीक है, तो आपके लिए काम है, एक ये होमवर्क है, आपको अपने घर से अपने परिसर में, अपने क्लास में जितने भी पेड़ पौधे दिखते हैं वो सब लिख के लाना है और आपको उसकी एक लिस्ट बना के, यादी बना के लानी है। और उसमें आपको ये देखना है कि कौन कौन से जो है तो जलीय अनुकूल है, कौन कौन से जमीन के अनुकूल पौधे, वनस्पति पौधे पानी वाले कौन से आपके तरफ में पाए जाते हैं। फिर ये देखना है कि प्राणी कौन से है पानी के, और आपके परिसर में जो होगा तालाब वगैरह, वहां जाकर आपको ये सब ऑब्जर्व करना है और लिख के लाना है। दूसरा एक चीज और आपको होमवर्क है कि आपको ये हाँ, आपको ये लिख के लाना है कि जो कमल है, कमल के जैसे और कौन से पौधे हैं जो पानी में रह सकते हैं। ठीक है,
आपको फिर ये लिख के लाना है कि जानवर भी चलते जो कैक्टस है, यानी कि कैक्टस मतलब नाखनी, आपके देखना ये कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में, जहाँ पे रेती वाले इलाके वहाँ पे, राजस्थान है, रेगिस्तान है, वहाँ पे पाया जाता है। इसकी जैसे और कौन कौन से वनस्पति हैं, आपको उनके नाम लिख के लाना है। क्या क्या लिख के लाना है आपको? आपको अपने परिसर में देखना है कौन कौन से वनस्पति पौधे पाए जाते हैं, कौन से पानी वाले हैं और कौन से जमीन वाले हैं। ठीक है, फिर आपको लिख के लाना है कि रेगिस्तान में कौन कौन से, राजस्थान में या रेत वाले इलाकों में कौन कौन से वनस्पति पाए जाते हैं, और जो हमारे पास जमीन में पाए जाते हैं वो कौन कौन से। ठीक है, तो आज आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि सजीव सृष्टि का अनुकूल, सजीवों में सृष्टि का अनुकूल किस प्रकार होता है। अब हम कल इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था सजीव सृष्टि और उसमें होने वाला अनुकूल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।